Dear students, today we will discuss the judicial precedent as a sources of law. First of all, we will discuss what are the sources of law. First, primary sources of law in India is the legislation, the law enacted by the parliament. Second source of law is the judicial precedent, the law propounded by the high courts as well as of Supreme Court. And the third source of law is the customary law or the custom. So in jurisprudence, in the unit 3, there are three kinds of sources of law. First one is the legislation, second one is the judicial precedent, and third one is the customary law or the custom. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोर्सेज ऑफ लॉ या कानून के जो स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, तीन प्रकार के कानून के स्रोत सामान्यतः भारत में हम अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, वो है लेजिस्लेशन या विधायन। दूसरा न्यायिक पूर्व निर्णय, जो कि न्यायालयों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया होता है वो किस प्रकार से बाध्यकारी प्रभाव रखता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो है वो है कस्टमरी लॉ या प्रथा। तो आज हम पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय क्या है। जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय सामान्य तौर पर हाई कोर्ट आर्टिकल 225 में और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 में जो उनके द्वारा दिए गए निर्णय हैं वो रेस्पेक्टिवली ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। अर्थात मैं वापस रिपीट करता हूं कि आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हाई कोर्ट जो निर्णय देता है वो ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 141 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय होता है वो हाई कोर्ट पर और ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। तो इस प्रकार से हम उसे जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय कहते हैं। अर्थात जो पूर्व में जो दिया गया निर्णय है वो बाद के निर्णयों पर जो है वो लागू होता है, उसे हम न्यायिक पूर्व निर्णय कहते हैं। देखिए, सामान्य जो है वो न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में कहते हैं कि न्यायिक पूर्व निर्णय जो है टेलर मेड लॉ है। देखिए, आप कई बार जो है टेलर के पास जाते हैं, एक तो होता है रेडीमेड लॉ, एक होता है टेलर मेड लॉ। तो टेलर मेड लॉ में क्या करते हैं, आप अपने शर्ट्स को जो है वो अपने कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब से, आप अपने जो आउटफिट के हिसाब से उसको जो है वो तैयार करवाते हैं। इसी प्रकार से न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में सामान्य कहते हैं कि ये टेलर मेड लॉ है। अर्थात वो प्रत्येक व्यक्ति को जो सूट करता है या उसके जो उसका अधिवक्ता है, जो उसका लॉयर है, उसने किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट किया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस प्रकार से लॉ बनता है उसके बारे में उसे हम टेलर मेड लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं और वो बाध्यकारी प्रभाव रखता है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑथोरिटेटिव होता है। और ऑथोरिटेटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट में सामान्य तौर पर जो है कोई लॉ प्रपोन किया जाता है और उस लॉ को जो है वो बाद में जो बाद वाले जो निर्णय हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और अगर वो हाई कोर्ट है तो जो ट्रायल कोर्ट पर वो बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, तो हम उसे ऑथोरिटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो परसुएसिव प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं। परसुएसिव मतलब विनयकारी या अनुनय विनयकारी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, जिसमें कि अगर दूसरे जो स्टेट है, दूसरे स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो जजमेंट होता है वो कई बार जो है वो लॉयर के द्वारा साइट किया जाता है। जब आर्ग्यूमेंट किया जाता है तो उसको साइटेशन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वो जो दूसरे स्टेट का जो निर्णय होता है, चाहे तो वो डिवीजन बेंच का निर्णय ही क्यों ना हो, वो भिन्न प्रकार के स्टेट्स के निर्णय पर जो है कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो मात्र परसुएसिव वैल्यू है। केवल एक
अनुनय विनय के आधार पर जो है जो उसकी वैल्यू है, अर्थात आप उसको केवल एक साइड कर सकते हैं, उसको माने या ना माने वो उस हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके डिस्क्रिशन के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात वो डिस्क्रिशनरी होता है, वो वैवकीय शक्ति होती है कि भाई उसको वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पहला मैंने आपको बताया ऑथोरिटेटिव, दूसरा हो गया परसुएसिव, एंड थर्ड वन इज़ द बाइंडिंग। बाइंडिंग देखिए वो जहाँ पर कि वो सेम स्टेट का जो निर्णय है, अगर वो लार्जर बेंच का निर्णय है तो वो डिवीजन बेंच पे, अगर सेम लॉ पॉइंट है तो डिवीजन बेंच पर एज वेल एज सिंगल बेंच पर भी जो है वो बाध्यकारी प्रभाव रखेगा, और अगर वो डिवीजन बेंच का जजमेंट है तो वो सिंगल जज बेंच के ऊपर और ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी जो है वो आर्टिकल 225 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाध्यकारी प्रभाव रखता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये 3 प्रकार के मैंने आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय बताए कि सामान्य तौर पर जो है वो उन न्यायिक पूर्व निर्णयों को जो बाद वाले जो सेम स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं वो उनको मानने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार से ट्रायल कोर्ट में भी उसका बाध्यकारी प्रभाव होता है। अब हम इसके आगे जो है वो बात करते हैं कि भाई ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं, और मैं नेक्स्ट कल के चैप्टर में आपको उन प्रकारों के बारे में वापस आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको सिर्फ इतना सा बता दूं कि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, रेशियो डेसिडेंडाई और दूसरे होते हैं ओबाइटर डिक्टा। देखिए रेशियो डेसिडेंडाई जो है सामान्य तौर पर जो है वो उसका क्रक्स होता है, उस जजमेंट का क्रक्स होता है, और वो बाध्यकारी प्रभाव होता है लोअर कोर्ट पर भी, और जो हाई कोर्ट है उस पर भी बाध्यकारी प्रभाव होता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है। तो आर्टिकल 141 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो रेशियो डेसिडेंडाई के आधार पर जो है वो हाई कोर्ट पे और ट्रायल कोर्ट पर भी बाध्यकारी प्रभाव रखता है। दूसरा जो है जिसे हम हिंदी में इतरोक्ति कहते हैं या ओबाइटर डिक्टा कहते हैं, तो इतरोक्ति या ओबाइटर डिक्टा वो सामान्य तौर पर जो है जो जज है उन जज की केवल उनके फिलोसॉफिकल, उनके पॉलिटिकल, उनके सोशियोलॉजिकल, उनका इकोनॉमिकल जो उन्होंने जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव के आधार पर कोई भी जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट में भी सारी बातें होती है। देखिए कई बार जो है वो जजमेंट लगभग जो है, अगर हम चलो सपोज उसकी बात करते हैं 2015 में जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 2015 जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट एट सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में जो है जो जजमेंट दिया गया, जिसको जजेस ट्रांसफ़र केस 4th भी कहा जाता है। अगर हम उस जजमेंट की बात करें तो वो वैसा जजमेंट जो है नॉर्मली दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 पेजेस, वो 1000 पेज से भी ज़्यादा बड़ा जजमेंट है। लेकिन उसका जो अगर हम क्रक्स देखें तो रेशियो डेसिडेंडाई देखें तो उस रेशियो डेसिडेंडाई में और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4:1 की रेशियो से ये बात धारित की, ये हेल्ड की कि भाई जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए जो NJAC एक्ट जो 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा NJAC एक्ट बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो नल एंड वाइड घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था। तो इस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होने के फलस्वरूप जो है उसे नल एंड वाइड घोषित किया गया, तो वो रेशियो डेसिडेंडाई था। और लेकिन उसके अलावा भी जो है जजेस ने बहुत सारी बातें जो है उसके अंदर लिखी हैं, उन जजेस ने बातें बताई है जो 1000 पेज का जजमेंट है। तो वो जो बाकी की जो बातें बताई गई, जो अपने व्यूज़ व्यक्त किए गए, वो बेसिकली अदर देन जो रेशियो डेसिडेंडाई होता है उसे हम ओबाइटर डिक्टा कहते हैं। तो आज मैं आपको केवल रेशियो डेसिडेंडाई और ओबाइटर डिक्टा के बारे में बता रहा हूँ, कल मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत बताऊँगा। थैंक यू।